आप बोलेंगे? आप सबको हमारा नमस्कार। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्टार्ट करें ना। आप सबको हमारा नमस्कार। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों के साथ आज इस मंच से उस मुद्दे को संबोधित करेंगे। 2 दिन पहले शुक्रवार को गुजरात के पीपावाव पोर्ट पर एक कंटेनर से 90 किलो हेरोइन बरामद हुई, जिसकी बाजार में कीमत करीब 450 करोड़ बताई जा रही है। ये 5 महीने पहले ईरान से आई थी। इसको पिघलाकर रस्सियों में भरा गया था, फिर वो सूख गई थी। और मैं बधाई देना चाहती हूँ गुजरात के एंटी टेरर स्क्वाड और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन में इसको जब्त किया। लेकिन कुछ सवाल अपने आप उठते हैं कि गुजरात की बापू की और सरदार पटेल, लौह पुरुष सरदार पटेल की सरजमी क्यों ड्रग माफियाओं के लिए बड़े आसान आवागमन का साधन बनती जा रही है। यह सवाल अपने आप में भी उठता है और इस मंच से इसको पहले भी संबोधित किया है कि क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के ड्रग माफियाओं को इस तरह बेधड़क व्यापार करने का हौसला आ सकता है? आखिर कौन है जो इस देश के नौजवानों को, इस देश के भविष्य को नशे के मुंह में झोंक रहा है? और ऐसा क्यों है कि लगातार गुजरात के ही समुद्री तटों से ड्रग के सिंडिकेट की, ड्रग की धांधली की, ड्रग के धंधे की जड़ें हमारे देश में फैल रही हैं? और ये पहला वाकया नहीं है। ये जो 90 किलो हेरोइन बरामद हुई, ये पहला वाकया नहीं है 450 करोड़ की। अभी 25 अप्रैल को ही कच्छ में कराची से आती हुई एक नाव में 9 लोगों के साथ करीब 280 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई थी। अगर आपको याद हो, हमने इस मंच से संबोधित भी किया था और कुछ मांगे भी उठाई थी, जवाब तो मिला नहीं। लेकिन सितंबर 2021 में गुजरात के अडानी मुद्रा पोर्ट से अफगानिस्तान से आई करीब 21,000 करोड़ की 3,000 किलो हेरोइन जब्त हुई थी। और उसी के पहले पता चला था जून पिछले साल करीब 25,000 किलो हेरोइन, जो 1,75,000 करोड़ की थी, वो हमारे मार्केट में खुलेआम बिक गई थी। उसको जब्त नहीं किया जा सका था। तमाम और वाक़ये हैं। पिछले साल अप्रैल में 150 करोड़ की हेरोइन के साथ लोगों को अरेस्ट किया गया। जनवरी 2020 में एक मछली पकड़ने वाली नाव से 175 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई। अगस्त में 2018 में हेरोइन बरामद हुई और ये लगातार 2016-2015 तक ये मामला चलता जा रहा है। इसके तमाम एग्जाम्पल्स हैं जो हम आपको दे रहे हैं आप प्रेस रिलीज के साथ। लेकिन ये सारे वाक़ये कहीं ना कहीं गुजरात के तटों से ही हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछली बार के 2 चौंकाने मामले वाले अडानी मुंद्रा पोर्ट के थे। इस बार का जो मामला है वो निखिल गांधी ऑपरेटेड पीपावाव पोर्ट का है, जो कि गुजरात में है। लेकिन हजार सवालों के बावजूद, और ये बहुत गंभीर मामला है, गृह मंत्री की और प्रधानमंत्री की चुप्पी इस पर नहीं टूटती है। हाँ, खाना पूर्ति के लिए एक ट्रेडिंग कंपनी के दंपत्ति को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट्स के हिसाब से यह भी पता चला था कि अडानी समूह के कुछ लोगों से पूछताछ करी गई, लेकिन उसके आगे क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। इस सिंडिकेट को तोड़ने का, इस सिंडिकेट का खुलासा करने की अभी तक कोई बड़ी रणनीति होती नहीं दिख रही है। तो ये सच है कि इस देश के युवा 8 साल हो गए 16 करोड़ रोजगार के सपने देख रहे हैं, लेकिन उनको दी जा रही है ड्रग की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में मैं जो कहूं वो कम है। किसी के पास जरा सी भी, ये मैं मानती हूं कि किसी के पास जरा सा भी ड्रग मिले वो आपराधिक है, लेकिन 2 ग्राम की ड्रग पर ताता थैया करके जबरदस्त नाच नाचने वाले टीवी चैनल चुप हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चुप है। यहां पर हजारों करोड़ों की हेरोइन देश में आती जा रही है,
कुछ पोर्ट से निकल जाती है, कुछ जब्त हो जाती है। तो आज प्रधानमंत्री जी से और उनकी सरकार से हमारे 5 सवाल हैं। ज़्यादा सवाल नहीं है, 5 सवाल हैं और 5 मोटे सवाल हैं। हिंदुस्तान के भविष्य को नशे के मुंह में झोंका जा रहा है, आप मौन क्यों हैं? आप 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, ये आप भूल जाते हैं। आप सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री अपने आप को मानते हैं, लेकिन आप मौन क्यों हैं? आप चुप्पी कब तोड़िएगा? ये पहला सवाल है। हमारा दूसरा सवाल है कि क्या इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स का देश में आना और जिस भी तरह से आ रहा है, ये बिना राजनीतिक संरक्षण के हो सकता है? और क्योंकि इस मामले को बार बार उठाया जा रहा है, सरकार ने ऐसी कौन सी ठोस रणनीति बनाई है जिससे कि ड्रग्स सिंडिकेट को ध्वस्त किया जा सके? यह हमारा दूसरा सवाल है। हमारा तीसरा सवाल, और यह अहम सवाल है, कि आखिर बापू और सरदार पटेल की भूमि गुजरात के तट ड्रग तस्करों के लिए आसान रास्ते क्यों बनते जा रहे हैं? इस पनपते व्यापार की जो कड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं जाके गुजरात के तटों पर ही क्यों रुक जाती हैं? और जो निजी समूह इन पोर्टों का संचालन कर रहे हैं, क्या ऐसी खबरें आने के बाद सरकार ने उनके लिए कोई नई नीति, कोई नए कानून, कोई नए मानक स्थापित किए हैं? ये ज़रूरी सवाल है। अगर लगातार निजी समूह ऑपरेटेड पोर्ट से ड्रग्स आ रही है, तो सरकार ने क्या उसको रोकने के लिए कोई नए मानक या नई रणनीति उन ग्रुप्स के साथ मिलकर या उनके लिए कोई नए नियम कानून बनाए हैं? हमारा चौथा सवाल है कि खबरों के मुताबिक DRAI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ने पिछले साल अडानी समूह, क्योंकि मुद्रा पोर्ट से मिली थी जहां का वो संचालन करते हैं, वहां पर पूछताछ करी थी। उस पूछताछ से क्या निष्कर्ष निकला, क्या बात आगे बढ़ी, ये पूरा देश जानना चाहता है। और क्या ऐसी पूछताछ निखिल गांधी जी की कंपनी के साथ भी की जाएगी पीपावाव पोर्ट पे, जहां पे ये ड्रग्स मिले हैं? और हमारा अंतिम सवाल बस इतना है कि देश में बेलगाम और बेधड़क चलता हुआ ये ड्रग्स का कारोबार कहीं ना कहीं तो सरकार की नाक के नीचे ही पनप रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो एपेक्स एजेंसी है, जो सरकार के तत्वाधान में है, जो गृह मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है, क्या ये उनकी विफलता नहीं है? और जिम्मेदारी किस लेवल पर तय होगी? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चुप है, गृह मंत्री चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, ये किस लेवल पर तय होगी? और अंत में हम ये मांग करते हैं कि इस पूरे ड्रग कार्टेल का स्वसंज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट अपने ही न्यायाधीशों की तत्वावधान में एक जांच गठित करे, जिससे कि देश विरोधी ताकतों का पर्दाफाश हो। क्योंकि ये बड़ा मामला है। भारत जैसे युवा देश में ड्रग का मेनेस, ड्रग की ये धांधली, ड्रग का ये व्यापार हमारे पूरे भविष्य को धूमिल करने की कुवत रखता है। I will very briefly make a few statements in English on this. And from this very platform, we have raised this issue multiple times. We have spoken about how drug cartels and drug syndicates are acting in this country. 2 days back, 48 hours back, from Gujarat's Pipavav port, 90 kilograms of heroin worth 450 crore rupees has been seized. This had come in the form of bales. They had come from Iran 5 months back. And I congratulate the Gujarat Anti-Terror Squad and the Directorate of Revenue Intelligence who could seize it. But questions arise about how and why Gujarat is becoming the epicenter for drug cartels and drug mafias to make an invasion into this country. Questions will arise of how Gujarat, which is the land of Mahatma and the land of Sardar Patel, why is it letting these roots get entrenched? Questions will arise on why is the young in this country obliviously being driven towards drugs, and questions will arise on the Prime Minister and the Home Minister's conspicuous silence, because this issue is not new. Yes, 90 kilograms of heroin worth 450 crore rupees was seized 2 days back. On the 25th of April, there was a boat seized at Kutch with 280 crore worth of heroin. If you remember, from this very platform, September 2021,
We had raised the issue about 3,000 kilograms of heroin, worth 21,000 crore rupees was seized. In June, 25,000 kilograms of heroin went into the Indian market unchecked, worth 1,75,000 crore rupees, and that could not be seized. It was in the open market. It's perhaps addicted a lot of our youngsters. April 2021, heroin worth 150 crore. January 2020, in Gujarat, 34 kilograms of heroin. 2018, 2017, it just goes on. The menace is now very deeply entrenched. And which is why it's important to ask, what actions is the government taking? There was a trading company and two people who were running that company. They happened to be a married couple. They were arrested. But what is it that the government has done since this has been brought to light by us, by their own agencies? So there are only 5 questions that we want to raise. Why is the Prime Minister conspicuously silent on this? Do you believe, Mr. Prime Minister and your government, that drugs of this quantity can come into India unchecked without political patronage? And what strategy have you built to check upon that? The third important question is, why is Gujarat becoming the epicenter for these drug cartels and syndicates to enter India? And the related question to that is, because drugs are being seized at private ports run by private people, has the government got in touch with them? Has the government given them new norms, new guidelines, strategized with them on how to end this menace? According to reports, and that's the fourth question, DRAI had questioned the Adani Group, which runs the Mundra airport. Will similar queries be made of Nikhil Gandhi's companies as well, which run the Pipavav airport? And last but not the least, the Narcotics Control Bureau, which is the apex agency for drug control in India, what does it have to say about that? It works in consonance with the Home Ministry. Who's responsible? Where are the answers? And what is the government doing as far as this menace is concerned? We also urge the Honorable Supreme Court of India to take suo motu cognizance of this matter, and through 2 of its judges, delve deep into it, so that people who are acting against India, because this is a national security issue, people who are putting India's security and our future at risk should be brought to book. Thank you. We'll take your questions. जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा ईरान, पाकिस्तान और मध्य पूर्व लोग शामिल हैं, और उन्होंने जोर देकर कहा इस पूरे धंधे की महत्वपूर्ण पड़ाव जो पूरे धंधे का है, ये खुद एनसीबी कहती है गुजरात है। और गुजरात की अगर बात करें, पिछले साल तक लगभग 25,000 करोड़ से अधिक की जब्ती हो चुकी है। आपका सवाल अच्छा है, और जब्ती ही हुई है। ये 25,000 करोड़ की जब्ती हुई है, इसमें से काफ़ी हेरोइन बेधड़क देश के युवाओं तक पहुंच भी चुकी है। चलिए, एनसीबी के चीफ ने ये बोला, तो मैं जानना चाहती हूं उनसे कि वो क्या कर रहे हैं इस मेनेस को रोकने के लिए। आपने एक जगह का नाम लिया, शाहीन बाग का, कहीं पर भी ड्रग मिले उसको रोकने का काम करना ही एनसीबी का काम है, उसको ध्वस्त करना ही एनसीबी का काम है। अगर 2 ग्राम ड्रग भी किसी व्यक्ति के पास मिलती है, वो अपराधी है, उसको कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन यहां पर बात 2 ग्राम की नहीं है, यहां पर बात 25,000 करोड़ की ड्रग्स की हो रही है। यहां पर बात 25,000 किलो की, 90 किलो की, 100 किलो की, 150 किलो की हेरोइन आ रही है देश में। इसके बारे में एनसीबी के प्रमुख का क्या कहना है? अगर वो कहते हैं और आपकी बात ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहा है कि गुजरात इसका एपिसेंटर है, तो वहां पर क्या रणनीति है कि कैसे आना रोका जाए? क्योंकि यह सच है कि हाँ, कुछ इंटेलिजेंस होती है, आप कुछ रोक लेंगे और कुछ देश में आ जाती है अंदर, तो उसको रोकने के लिए कौन सी रणनीति है? आपने क्या नए मानक और मापदंड बनाए हैं? गुजरात में तमामों ऐसे पोर्ट्स हैं जो प्राइवेट ऑपरेटर्स रन करते हैं। मैंने 2 पोर्ट्स का नाम लिया, अदानी मुंद्रा और जो पीपावाव पोर्ट है, जो अभी पता चला है, जहां पे अभी ड्रग्स सीज हुई है। तो क्या आपने प्राइवेट मालिकों के साथ मिलकर कोई मापदंड, कोई मानक, कोई सिक्योरिटी की बातें करी? और अगर ऐसा नहीं किया है तो ये सिर्फ जबानी जमा खर्च है, क्योंकि ये देश विश्व का सबसे युवा देश है, लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी है, और बेरोजगारी से युवाओं को या तो दंगाई बनाया जा रहा है, या ऐसा लग रहा है उनको नशेड़ी बनाया जा रहा है, और इसका खात्मा होना जरूरी है।
तो अगर एनसीबी के प्रमुख ने ऐसी बात कही है तो वो उनको देश के साथ ये भी साझा करना चाहिए कि इसका अगला स्टेप क्या है, आपकी क्या रणनीति है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इस बात पर बोलना चाहिए। कोयले की ढुलाई के लिए देखिए, ऐसा है कि जब सरकार को काम करना चाहिए तो सरकार वैमनस्यता फैलाने में, हिंसा भड़काने में, आक्रोशित करने में व्यस्त रहती है। सबको पता था गर्मी का महीना आने वाले हैं, कोई पहली बार तो अप्रैल मई जून आया नहीं है इस देश में या इस विश्व में। सबको पता है हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, सबको पता है कोयला चाहिए एक्स, मिल रहा है x-10। तो सरकार की क्या प्लानिंग थी, सरकार की क्या तैयारी थी इस कोयले की आपूर्ति को पूरी करने के लिए? और हम लोगों ने तो इस पर लगातार आपसे आंकड़े देकर भी बात किया है। कोयला जितना चाहिए होता है उससे कम कोयला इस देश के पावर प्लांट्स को क्यों दिया जा रहा है? ऐसे तमामों स्टेट्स हैं जो या तो महंगा कोयला खरीदने को बाहर से मजबूर हैं या 2-2, 3-3 घंटे की आपूर्ति हो रही है। मैं आज ही उत्तर प्रदेश से लौटी हूँ, 4 घंटे की बिजली आ रही है उत्तर प्रदेश के कई जगहों में, और यह हाल 16 राज्यों का है जिसमें से 12 भाजपा शासित हैं। तो अब आपने वही हुआ ना, जैसे आपने कोरोना में कोई प्लानिंग नहीं करी थी, एक दिन तुगलकी फरमान आया, आपने चिलचिलाती धूप में लोगों को पैदल घर चलवा दिया। आज आपने ट्रेनें रद्द कर दी, लोगों का काम है, उनको गंतव्य पे पहुंचना था, वो नहीं पहुंच सकते। और ट्रेन से कौन चलता है? ट्रेन से इस देश का लोअर मिडिल क्लास और गरीब व्यक्ति चलता है। आपने ट्रेनें रद्द कर दी। आपको नहीं लगता औचित्य ये था कि आपको पहले प्लानिंग करनी चाहिए थी? तो ये सरकार का वो रुख दिखाता है जहां पर ठीकरा हमेशा दूसरों के सर पे फोड़ा जाएगा। महंगाई के लिए जिम्मेदार राज्य हैं, तेल की कीमत के लिए जिम्मेदार राज्य हैं, कोयले की आपूर्ति नहीं हुई जिम्मेदार राज्य हैं, बिजली नहीं आ रही जिम्मेदार राज्य हैं। हर चीज के लिए अगर जिम्मेदार राज्य है तो दिल्ली सरकार झुंझुना बजाने के लिए है क्या? यहां पर आपने क्या प्लानिंग करी थी? इस देश की जनता के मन में है ये सवाल। आपने 200 से ऊपर ट्रेनें रद्द कर दी, कितने ही लोग आज अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच पाएंगे। उनके लिए हवाई जहाज से उड़ना आसान नहीं है, उनके लिए बसों से चलना और गाड़ियों से चलना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये ना प्लानिंग का नतीजा है। और कोई मैं इस पर टिप्पणी करने से पहले आप लोगों की इजाजत के साथ कुछ लाइनें पढ़ना चाह रही हूं। ये लाइनें मेरी नहीं हैं, ये बारपेटा के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जस्टिस अपरेश चक्रवर्ती जी की हैं, और मैं कोट करके इनको पढ़ रही हूं। और ये तल्ख टिप्पणी उन्होंने असम की पुलिस के लिए करी है। कन्वर्टिंग अ हार्ड एंड डेमोक्रेसी into a police state is simply unthinkable, and if the Assam police is thinking about the same is perverse thinking. I shall repeat it for the benefit of everybody. Converting our hard-earned democracy into a police state is simply unthinkable, and if the Assam police is thinking about the same is perverse thinking. एक जज का असम में ये कहना है कि हमारी शिद्दत से लड़कर अर्जित किए हुए लोकतंत्र को एक पुलिस राज में बदलने का कुत्सित काम असम की पुलिस कर रही है। वो आगे भी कहते हैं, द कोर्ट हैज डायरेक्टेड दैट अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर, जो जिग्नेश मेवानी जी की बेल कॉपी का ऑर्डर है, दैट शुड बी सेंट टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द हाई कोर्ट for placing it before the Chief Justice. Court begins to look into this aspect and consider whether the matter can be taken up as a public interest litigation to curb the ongoing police excesses in the state. I will also make some more lines known to the viewers and you at large, and I'm quoting directly from the judgment. This is all within quotes. Measures should be considered to prevent registration of false FIR like the present one, and to give credibility to the police version of occurrences like the arrest of accused persons and the accused persons attempting to escape.
In fact, the court goes on to say, to discover something, the police personnel firing and killing or injuring such accused, which has become a routine phenomena in the state of Assam. The court, of course, has suggested more things, like every police personnel engaged in law and order should wear body cameras, install CCTV cameras in vehicles while arresting an accused or while taking him to other places, and other things like that. ये जो पहली लाइन हमने पढ़ी, converting our hard-earned democracy into a police state is simply unthinkable, and if the Assam police is thinking about the same is perverse thinking, and he wants this order to be placed before the Chief Justice in the High Court of Guwahati so that a PIL may be taken to curb the ongoing police excesses in the state. अगर असम के मुख्यमंत्री, जो कि असम के गृह मंत्री भी हैं, उनमें जरा सी भी शर्म है, उनमें जरा सा भी लोक लाज है, तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि असम की पुलिस पर की हुई ये टिप्पणियां, ये तल्ख टिप्पणियां, उनकी नीयत पर उठे हुए सवाल वास्तव में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पर ये सवाल उठाते हैं। और ये तो आंकड़े भी बताते हैं। मई 2021 से जब से हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने हैं, गृह मंत्री बने हैं, असम में पुलिस एनकाउंटर में 29 लोगों की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई है, 96 लोग घायल हुए हैं। और जो बात न्यायाधीश जी कह रहे हैं, लोकतंत्र को पुलिस स्टेट में कन्वर्ट करने की या पुलिस एक्सेसेस की, वही बात तो असम की जनता भी कह रही है, वही बात तो हम इस प्लेटफॉर्म से लगातार कह रहे हैं। और सवाल सिर्फ हेमंत बिस्व शर्मा से नहीं बनता है, जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर है, सवाल तो उनके लीडर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी से भी बनता है। सवाल उनके नेतृत्व पर है कि क्या ये कोर्ट, क्या ये देश मर्यादा से चलेगा, कानून व्यवस्था से चलेगा, या ये एक्स्ट्रा जुडिशियल तंत्रों का दुरुपयोग करके चलेगा। जब जिसका मन आया, जहां आया, एनकाउंटर कर दो। और ये कोर्ट कह रहा है कि कहीं कहीं जब आपके साथ गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति आपको जगह दिखाने ले जाता है रात को 12 बजे, तो आप कहते हैं वो भागने लगा इसलिए आपने उसको पीछे से गोली चला दी। ये पुलिस एक्सेसेस गलत है। वो चाहते हैं कि जो चीफ जस्टिस असम के हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के, वो इसको पीआईएल के तौर पर पुलिस एक्सेसेस के खिलाफ लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, थोड़ी सी भी नैतिकता, थोड़ा सा भी लोकलाज बाकी है, तो हेमंत बिस्व शर्मा जी को रिजाइन करना चाहिए। लेकिन मैं इस मंच से यह भी जानती हूं कि उनके अंदर ना लोकलाज है, ना नैतिकता है और ना शर्म है। तो जो ये तल्ख टिप्पणियां पुलिस पर करी गई हैं, पुलिस उनको रिपोर्ट करती है, तो उनका ट्रायल और उनका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होना चाहिए इन मामलों के लिए? हम इस मंच से मांग करते हैं। You know, there is BJP and then they have multiple team Bs. I would not like to make comments on certain team Bs because any kind of excesses done anywhere in the country are wrong. And all of these people do nothing to bring peace and harmony to our country. All of these people, the ones that you've named who continue to act as team B of the BJP in various parts of the country, they continue to ruin law and order, they continue to sing to the BJP's tunes, they do everything in their power to divide our people. So these are, they don't have independent views. Their views are largely echoed with what the BJP wants them to say so that it becomes easier to polarize. मुझे शायद थोड़े दुख से कहना पड़ेगा कि यही तो बताया था, इसी के लिए तो आगाह किया था। यही तो हम कहते थे कि पंजाब जैसी बॉर्डर स्टेट जो सेंसिटिव स्टेट है, उसी के लिए आगाह हमने लोगों को किया था। ये दुर्भाग्य है आज
कि पंजाब में ऐसा हो रहा है। ये दुर्भाग्य है, जिस विषय पर ये मामला भड़का है वो विषय आज भी लोगों को आक्रोशित करता है। लेकिन जो लोग कल तक प्रशासन और पुलिस का रोना पीटते थे, ठीकरा फोड़ते थे दूसरों के सर पर, आज तो आपके पास पुलिस भी है, प्रशासन भी है। आज आप क्या कर रहे हैं? क्यों आपका पुलिस और प्रशासन फेल हो गया? और सवाल यह भी बनता है कि हम इस मंच से अपने तमाम लीडरों के बिहाफ पर, कांग्रेस ने पंजाब में भी ये बात कही है, हम संयम बरतने की, हम व्यवस्था सुचारू रूप से चले, सौहार्द बनाने की अपील करते हैं। शांति के बिना कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सवाल उस सरकार से है, सवाल आम आदमी पार्टी से है। पहले तो आप दिल्ली में रोना धोते थे कि आपके पास प्रशासन पुलिस नहीं है, तो आप नहीं चीज़ें कंट्रोल कर पा रहे हैं। पंजाब में तो इसकी भी कमी नहीं है, क्यों नहीं चीज़ें कंट्रोल हो पाई? और सबसे बड़ी बात यह है, कहना नहीं चाहिए इस मंच से, आगाह तो किया था, लेकिन कहीं पर नाच ना जाने आंगन टेढ़ा जैसी बात होते हुए दिख रही है। बड़ी बड़ी बातें करना, लच्छेदार बातें करना, बातों की जलेबी बनाना एक बात होती है, पुलिस प्रशासन से सुचारू रूप से मिलकर सरकारें चलाना दूसरी बात होती है। डन, शुक्रिया।